सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बायोपिल्स विद अरुण सर। और मेरा नाम है अरुण और आपको जैसे कि मालूम है, जो भी लोग इसके सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो समय समय पर मैं अपने इस चैनल पर डालता रहता हूं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो नीट एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई किए उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और वनडे एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो देखिएगा, अगली पॉइंट पर हम चलते हैं जिसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Now we are discussion about the population genetics. What is the means about population and genetics? The study of alleles frequency within a population. The one in thing we can say the terms of alleles. What is the means about alleles? उसको इसी चैप्टर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज, द वन थिंग is gene pool. We can say our body is made up from many types of cells. We can say multiple cells. We all are multicellular. Many of these organisms in the world have the property of unicellularity. We can say वो एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और किसी भी जीव के अंदर, जो भी जीव इस दुनिया के अंदर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर उनकी पॉपुलेशंस बनती है। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी जीव हैं, उनकी जो पॉपुलेशंस हैं, उनके बीच में एक चीज कॉमन है जिसको हम जीन कह सकते हैं। और उन सारे जीन्स की अगर बात की जाए, जेनेटिकल क्वालिटीज की बात की जाए, उन्हीं के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हम उसको जीन पूल के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज हम बात करते हैं जीन पूल की। तो ऑल ऑफ द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म दैट आर द मोस्ट सक्सेसफुल एट रिप्रोड्यूसिंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द जीन पूल। एग्जांपल, एवोल्यूशन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट एवोल्यूशन? एवोल्यूशन होता क्या है? तो इसको अगर हम बात करें हिंदी में, इसकी कंसीडर करें, ये जो शब्द कॉइन किया गया इसका मतलब क्या है, तो इसको हम बोलते हैं जैव क्रमिक विकास। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी एक जीव से उसके आने वाले समय में उसके अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं। कैसे होते हैं? एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलील्स। वास्तविक तौर में अगर कोई बाहर से अंतर दिखाई दे रहा है, किसी चीज का डिफरेंस बाहर से दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके एलील्स में हुआ होगा, उसके जीन्स में हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने कानों की बात करें, हम अपनी आंखों की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, उनके शरीर हमारे शरीर से अलग था। लेकिन क्या हम फिजिकली रूप से ही बदले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीन्स में चेंजेस आया है। बस उसी चीज को हम ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का एलील किसी जीन पूल के अंदर, उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। तो वन थिंग, पॉपुलेशंस क्या होते हैं? अंडरग्रो एवोल्यूशन एंड किसी इंडिविजुअल के अंदर होने वाला डू नॉट अंडरग्रो एवोल्यूशन, है ना। तो हम इन दोनों पॉइंट को यहां ध्यान में रखेंगे। द वन थिंग इज अ पॉपुलेशन, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या, और किसी पर्टिकुलर जीव की बात करते हैं तो हम उसको अंडरगो एवोल्यूशन नहीं कहते। कहने का मतलब है कि अगर किसी पूरी की पूरी जनसंख्या में कोई अंतर आएगा तो वो एवोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के अंदर ही कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो उसको हम एवोल्यूशन नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि अगर हम ह्यूमंस की बात कर लें तो अगर ह्यूमंस, सभी ह्यूमंस में ही चेंजेस आ जाए, सारे ह्यूमंस ही बदल जाएं, तो उसको हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन किसी एक ह्यूमन के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, मान लीजिए कोई एक इंसान की पूंछ निकल आती है तो वो उसी की रहेगी, इसको हम एवोल्यूशन नहीं कह सकते। अब बात आती है दूसरी चीज कि इससे इफेक्ट क्या पड़ते हैं।
तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलील्स फ्रीक्वेंसी, है ना, जो एलील्स होते हैं उन ये धीरे धीरे जैसे इस चैप्टर के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे आप इस पॉइंट को सारी तरह से क्लियर करते चले जाएंगे। और जहां पर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर डालें, अच्छा डालें, खराब डालें, जैसा भी डालें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलील्स फ्रीक्वेंसी, तो वन इसमें क्या इफेक्ट डालता है, तो वन इज म्यूटेशन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट म्यूटेशन? वी कैन से म्यूटेशन का अर्थ होता है उत्परिवर्तन, सडन चेंज, है ना, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म विद शॉर्ट जनरेशन टाइम। किसी भी जीव के और किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के अंदर होने वाला जो बहुत छोटे समय में जो बदलाव आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सडन, है ना, अचानक से होने वाले बदलाव म्यूटेशन कहलाते हैं। सेकेंड इज माइग्रेशन। What is the means about migration? माइग्रेशन का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन का एक जगह से किसी दूसरी जगह चला जाना। जब कोई जीव किसी एक जगह से किसी दूसरी ऐसी जगह पर चला जाता है जिसका एनवायरनमेंट उसके पहले जगह से अलग है, तो उसमें बदलाव आने लगते हैं, उसके एलील्स में बदलाव आने लगते हैं, उसकी जीन्स में चेंजेस आने लगते हैं। इसकी वजह से उसकी जो जनरेशन है वो भी बदल जाती है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, एक भीड़ है, एक जनसंख्या है, सपोज अभी इसको मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझाऊं तो आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कि आप अपनी बात करें, अगर आप रहने वाले हैं राजस्थान के, तो आप आप ह्यूमंस हैं और राजस्थान में रह रहे हैं, और वहीं पर कुछ ऐसे भी ह्यूमंस हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, ऐसे ह्यूमंस हैं जो पंजाब में रह रहे हैं, ऐसे ह्यूमंस हैं जो केरला में रह रहे हैं, साउथ इंडिया में रह रहे हैं। तो अगर आप देखें वी ऑल आर ह्यूमंस, लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जगह पर रह रहे हैं तो हमारे अंदर कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं ना। तो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज द मीन्स अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट? इट्स सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको समझिएगा कि रैंडम चेंज इन एलील्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या है कि किसी भी एलील में होने वाले रैंडम बदलाव, रैंडम का मतलब समझ रहे हैं, अचानक से सडनली, वो कोई सिस्टमैटिकल सिचुएशन से नहीं बदलते, उनमें होने वाले बदलाव उन्हीं को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कह देते हैं। अच्छा, मैं आपको बात बता देता हूं एलील्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल के तौर में सपोज दैट कि हम बात कर सकते हैं, जब आप ग्रेगर जॉन मेंडल की थ्योरी पढ़ते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने फ्लावर्स, मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च किया और ये पाया कि मटर के अंदर दो प्रकार की मटर की बात करें, एक पीला मटर है और एक हरा मटर है। तो जो चीज पीले मटर को पीला और हरे मटर को हरा कर रही है वही एलील है। एक श्रिंक्ड मटर है, सुगड़ा हुआ मटर है, उसको जो रिंकल्ड दे रही है, जो उसको श्रिंकिंग कर रही है, उसी को हम उसकी एलील्स कहेंगे, उसकी अपनी प्रॉपर्टी कहेंगे, है ना। तो उसी को हम एलील्स कह देते हैं। अब उसमें रैंडम चेंज आ जाए तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अकर मोस्टली इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, बहुत मतलब एक पॉपुलेशन जो है जो एक बहुत बड़ी जगह से आइसोलेट कर दी गई है, कहने का मतलब है एक बहुत बड़े ग्रुप को अलग कर दिया गया है, उसमें होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। व्हाट इज द मीन्स अबाउट सिलेक्शन? व्हाट इज द टर्म अबाउट सिलेक्शन? सिलेक्शन का अर्थ क्या है? कहने का मतलब है, एक जब हम डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन की एक थ्योरी आती है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या इसके अंदर दो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर एक दो जिसको हम बोल सकते हैं डेफिनेशन आए हैं। द वन इज नेचुरल सिलेक्शन एंड अनदर वन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो जिसको भी एनवायरमेंटल प्रेशर, कहने का मतलब क्या है कि किसी पॉपुलेशन पर, किसी भी जीव के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के ऊपर जब एनवायरमेंटल बदलाव का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, कहने का मतलब है किसी एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से, सपोज दैट गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं तो सारे की सारी पॉपुलेशन, सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तब भी यही होगा,
सपोज दैट कि वहां पर जमीन जो है वो ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर रही है, तब भी ऐसा ही होगा। बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तब भी वैसे ही होगा। तो जो बचेंगे, है ना, जो बचते हैं उसी को हम कह देते हैं सिलेक्शन, और जो बचते हैं वही अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर देंगे, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रेशर। नेक्स्ट इज कंपटीशन, है ना। कंपटीशन का मतलब क्या होगा? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में भी जो विजयी होंगे वही जी सकेंगे, वही बचेंगे। इसको मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हम अपने जन्म की बात करते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, या बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय ही वो एक कंपटीशन के थ्रू ही उसका जन्म होना संभव है। ओवा तक कई सारे स्पर्म हैं जो कॉम्पिटेट करते हैं, जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फिट है, सरवाइव कर सकता है, वही ओवा तक पहुंचता है। उसके बाद वो ओवा के साथ मिलता है, उसके बाद फर्टिलाइज करता है, और हमारा आपका जन्म होता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज, किसी भी जलवायु में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट इज नॉन रैंडम मैटिंग। तो वन इज द रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे। रैंडम मैटिंग का मतलब आप ये समझिए, एक ही प्रजातियों में होने वाले जिसको हम बोल सकते हैं समागम, जो मैटिंग्स होती हैं। लेकिन जब नॉन रैंडम होती हैं तब क्या इफेक्ट आता है? प्रेफरेंस इन सिलेक्शन ऑफ अ मैटिंग पार्टनर। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज को हिंदी में कहते हैं प्रजाति। A group of organisms so similar to one another that they can interbreed and produce fertile offspring. समझ रहे हैं? स्पीसीज का अर्थ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो अपनी ही प्रजातियों के अंदर मतलब अपने ही जैसों को इंटरब्रीड करते हैं, उनसे नई प्रजातियां पैदा होती हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनके वंशज पैदा होते हैं, और वो फर्टाइल होते हैं, वो आगे और भी बढ़ेंगे। इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया? नंबर 1 पर आता है किंगडम, साम्राज्य। जैसे हम बात करें जंतु, है ना, तो जंतु होना एक साम्राज्य है। पादप, पेड़ पौधे, प्लांट्स, दे ऑल आर, जिसको हम बोल सकते हैं कई तरह के जो प्लांट्स हैं उन सबका एक ही किंगडम है। एनिमल्स की बात करें तो सब एनिमल किंगडम में, चाहे वो सांप हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, दे ऑल हैव द सिंगल किंगडम दैट्स कॉल्ड, सबका एक ही साम्राज्य है जिसको हम बोल सकते हैं किंगडम। उसके बाद अगर हम बात करें तो किंगडम को वेरिएंट, यानी कि कहने का मतलब है सब हैं तो एनिमल्स या सब हैं तो प्लांट्स, लेकिन फिर इसको आगे भी पढ़ाया जा सकता है, इसको आगे भी डिवाइड किया जा सकता है। तो किंगडम के बाद अगला आ जाता है फाइलम, और जब हम फाइलम की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं संघ। कहने का मतलब है जैसे सपोज दैट हम अलग कर लेते हैं अलग अलग तरह के फाइलम, जैसे कीड़े मकोड़ों का फाइलम अलग है ना। जमीन पर रेंगने वाले जो हैं वो एक फाइलम का हिस्सा हो सकते हैं, और वो फाइलम जो है उसको ऐसे मानकर चलिएगा जैसे सपोज दैट ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस का जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा। वहीं पर हम बात करते हैं मच्छरों की तो उनका जो फाइलम है वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि उनको हम ऑर्थोपोडा में रख लेते हैं, है ना। मकड़ी है वो भी ऑर्थोपोडा में आ जाती है। ऐसे ही अलग अलग जैसे वो हैं जिनके ऊपर शेल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, उनका फाइलम हो जाता है मॉलस्का, वो मॉलस्क हैं। जैसे आपका वो बहुत बुद्धिमान जीव होता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का जो फाइलम होता है वो होता है मॉलस्का, है ना। तो अब जिसमें से जैसे आपका अर्थवॉर्म है ना, किसानों का दोस्त कहते हैं उसको, तो उसके अंदर कई तरह के उसके जो शरीर होता है वो सेगमेंटेड बॉडी होता है, तो उसका फाइलम हो जाता है एनिलिडा। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के फाइलम्स होते हैं। फाइलम के बाद आता है क्लास, है ना। फाइलम के बाद क्लास। तो हम बात कर सकते हैं जैसे बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का फाइलम और सांप का फाइलम एक ही है, लेकिन उसकी क्लास अलग अलग है ना। छिपकली हमारे ही फाइलम में आती है क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती हैं, सांप में हड्डियां पाई जाती हैं। वैसे ही उसका फाइलम और हमारा फाइलम तो एक है लेकिन क्लास अलग अलग है। हमारी क्लास मैमल्स है क्योंकि स्तनधारी जीव है हम लोग, है ना, हम वी ऑल आर मैमल्स। वहीं पर सांप की अगर बात करते हैं तो वो रिप्टाइल्स है।
अलग अलग तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं, फिर उनकी फैमिली अलग हो सकती है, जीनस, एंड लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होता है? एक ग्रुप होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है, छोटा सा ग्रुप होता है जो आपस में, जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारा जो नेम है, साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस के साथ ही क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को जन्म दे सकते हैं। The next is specification, या हम बात कर सकते हैं speciation. Speciation in the evolution of new species through time. Speciation occurs most rapidly in small population. छोटी सी पॉपुलेशन में बहुत तेजी से होता है। आर्टिफिशियल स्पेसिएशन का मतलब है न्यू स्पीसीज हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन। बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब हम स्पेसिएशन की बात करते हैं तो स्पेसिएशन का मतलब होता है नेचुरली होने वाले बदलाव, बढ़ने वाली पॉपुलेशंस। सपोज दैट जब स्पेसिएशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज थ्रू टाइम, समय के साथ, है ना, बदलाव जो आते हैं, जैविक क्रमिक विकास कहते हैं, जो समय के साथ आते हैं। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा किस किस कारणों से हो सकते हैं, तो ऑकर्स मोस्ट रैपिडली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, एक छोटी सी जनसंख्या के बीच में ये बहुत तेजी से होता है ना। वहीं पर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल स्पेसिएशन। कहने का मतलब है मनुष्य के द्वारा इसमें क्या किया जा सकता है। एक मनुष्य कई तरह के बदलाव कर सकता है, नई स्पीसीज पैदा कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं नए नस्ल की जानवर पैदा किए जा रहे हैं, है ना, नई नस्ल की गाय पैदा की जा रही हैं, भैंसें पैदा की जा रही हैं अपने हिसाब से। मनुष्य अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है स्पेसिएशन में, तो हम बोल सकते हैं कि ये मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। और अगर मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है तो ये किस तरीके से किया जा सकता है। द वन इज, इसको हम बोल सकते हैं इंटेंशनल म्यूटेशन। इंटेंशनल का मतलब जेनेटिक्स, उसके जीन के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। इंटेंशनल का मतलब होता है वो सोच कर ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं अलग अलग मटर की कई सारी प्रजातियां हो सकती है ना, कई तरह के फूल हो सकते हैं। सपोज दैट गुड़हल है, गुड़हल के कई सारे, तो उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा है, जो नेचुरली होता नहीं है उसको भी क्रॉस ब्रीड करा रहा है। ऐसे फल पैदा कर देना जिसको हम बोलते हैं कि उनके बीच में क्रॉस ब्रीड करा देना। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम उसके पूरे जीन्स में बदलाव कर देते हैं, है ना। इससे भी कई लाभ हो सकते हैं। जैसे हम कई तरह के ऐसी फसलें पैदा कर रहे हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं अलग तरीके का पैदा कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसे बीज बनाकर तैयार कर रहे हैं जिससे क्वालिटी बढ़ सकती है। आलूओं के अंदर ब्रीड जेनेटिकल किया गया, जेनेटिक परिवर्तन किया गया। पहले बैगन का कलर बैगनी ही आता था, फिर व्हाइट कलर के भी बैगन पैदा कर दिए गए, है ना। तो इसको भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं? नेचुरल स्पेसिएशन बाय आइसोलेशन ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, अलग कर देना, छांट कर अलग कर देना। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जैसी ज्योग्राफी में जो रहेगा उसके अंदर वैसा परिवर्तन आ जाएगा। ज्योग्राफिकल बैरियर सेपरेट टू पॉपुलेशन, जैसे माउंटेन रेंजेस, डीप कैनियंस एंड बॉडीज ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? यानी कि जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, जो पानी में रहने वाले हैं, उन सब में भी अलग अलग तरीके के परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरीके के, सपोज दैट हम बात कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, ओशियन इकोसिस्टम्स होते हैं, माउंटेन्स में भी अलग अलग तरीके। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशंस के थ्रू भी इसको चेंज में लाया जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू पॉपुलेशन रिक्वायर डिफरेंट हैबिटाट्स। समझ रहे हैं? यानी कि ऑर्गेनिज्म की दो अलग अलग जनसंख्या, डिफरेंट पॉपुलेशन, है ना, उनको अलग अलग तरीके के हैबिटाट का रिक्वायरमेंट होता है। ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीव होते हैं उनकी अलग अलग पॉपुलेशंस को, जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक ही तरीके के जो जीव होते हैं उनके अंदर रहने की, जो जैसे चूहे हैं, चूहे के अंदर क्या होगा, जैसे चूहा मान लीजिए तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी उसको एक अलग हैबिटेट चाहिए होता है। और मान लीजिए बिल्ली, वो अलग हैबिटेट का मतलब होता है आवास, जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं।
उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हिसाब से वो अपने आप को उसी जगह पर रहना पसंद करता है। चेंजेस इन हैबिटेट दैट आइडेंटिफाई वन पॉपुलेशन विद अदर, मैटिंग रिचुअल्स और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं, अलग अलग तरीके के उनके मेथड्स होते हैं बात करने के। सीजनल आइसोलेशन, सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल डू नॉट कोइंसाइड, समझ रहे हैं, अलग अलग। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक गुण मौजूद होता है कि वो उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जैसे कुत्तों की बात करते हैं तो उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बरसातों के बाद या सर्दियों के आसपास ऐसा होता है, या कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गर्मियों में ही जन्म लेते हैं या मैटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से हम उसको सीजनल आइसोलेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हैं। प्लांट दैट फ्लावर एट डिफरेंट टाइम, है ना, जैसे अब पेड़ पौधों की बात कर सकते हैं तो उनमें भी क्या होता है कि हर पौधा, हर फूल एक ही समय, जैसे कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सर्दियों में निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों में निकलते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो गर्मियों में, जैसे गाजर की बात करते हैं तो गाजर गर्मियों में ग्रो नहीं करेगा, है ना। पालक है वो उसको अलग तरीके से चेंज कर दिया गया तो आजकल गर्मियों में भी पालक ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सीजनल आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो अलग अलग सीजन में ग्रो करती हैं। एनिमल दैट मेट और नेक्स्ट बिल्ड एट डिफरेंट टाइम, है ना, समझ रहे हैं। जैसे ही बरसातों का समय आता है, बरसातों के बाद का समय आता है तो आप देखते हैं कि कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं घोंसला बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें अंडे देने होते हैं, तो अलग अलग समय पर ऐसा करते हैं। फिर है मैकेनिकल आइसोलेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट कीप ऑर्गेनिज्म फॉर इंटरब्रीडिंग, है ना। फिर कोई भी उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो उनके बीच में एक बॉन्ड बनाता है इंटरब्रीड कराने के लिए। डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, उनका शारीरिक गुण कैसा है। इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग, है ना, हर किसी का जो स्पर्म है वो हर तरह के एग को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फर्टाइल नहीं बना सकता। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स का मतलब जो है ही नहीं अब, जिसको हम बोल सकते हैं जीवाश्म, है ना, किसी जीव जो अब जीव नहीं है लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो थे, तो उनके अंदर अब तक कैसे बदलाव आया, यानी कहने का मतलब जैसे हम बात करें ह्यूमंस आज का तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं, कुछ ही साल पहले आया इस दुनिया के अंदर, ह्यूमंस तो बहुत सालों से है, तो उनके जो जीवाश्म मिलते हैं उनके अंदर क्या चेंजेस देखेगा। स्पीसीज ऑफन रिमेन स्टेबल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर विद लिटिल और नो नोटिसेबल चेंज, यानी कि कई बार कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो लाखों करोड़ों साल से हैं लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। स्पीसीज में डिसअपियर रैपिडली एंड न्यू स्पीसीज में अपीयर जस्ट एज फास्ट, समझ रहे हैं, यानी कई बार ऐसा भी होता है जो प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं और नई स्पीसीज बन के तैयार हो जाती हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप देखें तो मिलियन ऑफ ईयर एगो जाइंट मार्शमैलो रूल्ड द अर्थ। एक ये माना जाता है कि जैसे आज ह्यूमंस इस दुनिया के अंदर है, उसी तरीके से कुछ और भी जीव रहे होंगे जिनका इस दुनिया में वर्चस्व रहा होगा, है ना। तो इसको ऐसे मानकर चलिए, जैसे मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा दूं। देखिएगा मेरे पीछे अगर आप देखें, मैं थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिलियन ऑफ ईयर एगो जॉइंट मार्शमैलो रूल्ड द अर्थ, है ना, ये एक जीव है जिसको हम मार्शमैलो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इन हैविंग नो स्केलेटन सिस्टम दे लेफ्ट नो फॉसिल रिकॉर्ड, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, दिस इज द मार्शमैलो। ठीक, ये जो व्हाइट कलर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि किसी समय पर ऐसा था कि हो सकता है कि ये इस पर, लेकिन इनके पास कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं था। अब हम डायनासोरस की बात करते हैं। देयर इज ओनली predator, more diabetic sugar eater could ignite the ancestor of the breath and simply toast the marshmallow to death. These were our dragon of legend. ठीक है, तो क्या बताया गया, कैसे बताया गया, समय के साथ चीजों में जो बदलाव आते हैं। They were too successful marshmallow and मतलब एक तरीके से ये चीज को ये ना बताया जा रहा है, जिसको समझाने के लिए ऐसे कह रहा है
कि हो सकता है सपोज दैट कि हम उसी चीज को तो पता लगा सकते हैं, उसी चीज के बारे में तो हम जानकारी ले सकते हैं जिसका फॉसिल्स मिले, है ना, जिसके बारे हम उसी के बारे में बोल सकते हैं जिसके बारे में उसके फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। और अगर जीवाश्म ही नहीं मिलते तो हम ये कंसीडर कर ही नहीं सकते कि वो जीव इसमें आया भी था, या उसके आज जो उसके वंशज पाए जा रहे हैं उनमें भी कई तरह के बदलाव आ चुके होंगे, है ना। तो ये इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया। और फिर उसके बाद आते हैं कुछ टाइम के हिसाब से जो बदलाव आ जाते हैं। जैसे आप ऊपर एक डायग्राम देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी इसकी देख रहे हैं, और नीचे देख सकते हैं तो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम है उसका। तो ये होता क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोड बाय शॉर्टर पीरियड और रैपिड चेंज, है ना। किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी फॉलोड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रैपिड चेंज, बहुत छोटे समय में, जैसे ये बोला गया बहुत लंबे समय की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत छोटे समय में ही उसका जो बदलाव होता है, शॉर्ट पीरियड में ही उसका जो रैपिड चेंज, बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है। बहुत लंबे समय से वो मौजूद है लेकिन बहुत छोटे समय में ही उसमें बदलाव आ सकता है। आज की क्लास इतनी ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जिन लोगों को समझ में आई है बहुत अच्छी बात है। और ये एक्चुअल में एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन हाँ, वास्तविक तौर में होने वाले जो बदलाव हैं, या हम पॉपुलेशन की जब बात करते हैं, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसमें किस तरीके के बदलाव आए, ठीक है। तो यहीं पर मैं लेता हूँ आपसे विदा। इसी तरह के चैप्टर्स के साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।